आयोग ने जब ये सोचा था कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाए और राज्यों में भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू है, ये मुद्दा कहाँ से आया? आप उन्हीं को संचालकों से पूछिए जिन्होंने विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित किया। 13 तारीख को एग्ज़ाम है, रीओपन होने की कोई संभावना नहीं है, रीओपन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। 4 नवंबर की रात को 12 बजे तक, जिस दिन लास्ट डे था, करीब 55,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो सर्वर डाउन था तो 55,000 बच्चों ने कैसे अप्लाई किया? किसने भ्रांति फैलाई नॉर्मलाइजेशन के नाम पर? किसने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई? किसने रूमर की? उसको आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा और जो लोग होगा उनके खिलाफ नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 70वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को होना है या नहीं होना है। तमाम विषयों नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिस तरीके से भ्रम फैलाई गई, अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई। तमाम भ्रम जो कि कुछ कोचिंग संचालक के द्वारा भी फैलाई गई थी। तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई हम सीधे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले सवाल ये है कि एग्जाम बीपीएससी का जो 13 दिसंबर को होने वाला है, वो 13 दिसंबर को होने वाला है। अब बहुत बार ये चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर दिए हम लोग और पेपर में एडवर्टाइज़मेंट भी दे दिया है। 13 दिसंबर का जो 70th प्रीलिम एग्ज़ाम है, वो 13 दिसंबर को ही निर्धारित तिथि, निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर होगा। उसमें आयोग ने कोई चेंज नहीं किया है। सर, एक भ्रम फैलाई गई, तमाम अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए, आयोग का घेरने का प्रयास किया गया, हालाँकि उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। कि नॉर्मलाइज़ेशन का मुद्दा ये आया कहाँ से? नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर आयोग ने भी कई भी अभ्यर्थी कह रहे थे कि आयोग ने अपनी बात स्पष्ट नहीं किया। आयोग आयोग ने ना तो एडवर्टाइज़मेंट में नॉर्मलाइज़ेशन की बात कही थी, ना उसके बाद कोई पेपर एडवर्टाइज़मेंट देके या अपनी वेबसाइट पर नॉर्मलाइज़ेशन की बात कही है। ये मुद्दा कहाँ से आया? आप उन्हीं को संचालकों से पूछिए जिन्होंने विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित किया, जिन्होंने अभ्यर्थियों को रोड पर उतरने पर मजबूर किया, जी। जिन्होंने रूमर्स फैलाए, जिन्होंने षड्यंत्र के तहत छात्रों को मिसगाइड किया। वो बताएँगे कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, नॉर्मलाइज़ेशन की बात कहाँ से आई। आयोग ने कभी नहीं कहा है इस चीज़ को। सर, एक बातें सामने निकल कर आई, आपने एक मीटिंग किया था। उस मीटिंग में कई प्राइवेट शिक्षक भी आए थे। उसके बाद से ये बात निकलने लगी नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर। तो उस मीटिंग में क्या गॉसिप हुई, क्या बातचीत हुई? तो उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर बातचीत हुई थी। नॉर्मलाइज़ेशन हम लोगों को मंज़ूर नहीं है। तो ये बात उत्पन्न वहाँ से होने लगी और उसके बाद धीरे-धीरे पूरे अभ्यर्थियों के बीच में ये नॉर्मलाइज़ेशन का मुद्दा गया, ताकि वो लोग सड़क पर उतर गए उस दिन। नॉर्मलाइज़ेशन की जो मीटिंग की बात कही जा रही है, एक प्रोसेस के तहत सभी लोग का फीडबैक लेने के लिए किया गया था। आयोग ने जब ये सोचा था कि नॉर्मलाइज़ेशन लागू किया जाए और राज्यों में भी नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया लागू है। भारत सरकार की बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो 15 साल से इस नॉर्मलाइज़ेशन को लागू कर रही है। नॉर्मलाइज़ेशन कोई नई चीज़ नहीं है। भारत सरकार के काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी में नॉर्मलाइज़ेशन लागू है और नॉर्मलाइज़ेशन बहुत सामान्य प्रक्रिया है ये। जितना भी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, वो सब में नॉर्मलाइज़ेशन किया जाता है। वो असंभव है, उसके बगैर टेस्ट देना असंभव हो जाता है। सर, एक लेकिन बिहार में नॉर्मलाइज़ेशन लागू हो कि ना हो, उसके लिए फीडबैक लेने के लिए कुछ मीटिंग एक की करके लोगों का फीडबैक लिया गया था। जी। ये निर्णय नहीं लिया गया था कि नॉर्मलाइज़ेशन लागू किया जाएगा करके। आयोग ने ये भी नहीं कहा था कि आयोग इस पर नॉर्मलाइज़ेशन लागू करने की मंशा रखता है, क्योंकि फीडबैक लेना और लागू करना ये दोनों अलग चीज़ है। अगर फीडबैक संचालकों का लिया गया था, उस तरह से छात्रों का भी लिया जाता। लेकिन क्योंकि आयोग ने देखा कि नॉर्मलाइज़ेशन लागू करने की आवश्यकता नहीं है, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम है, तब आयोग ने छात्रों का फीडबैक भी नहीं लिया। जी। फिर से फॉर्म रीओपन करने की बात कही जा रही है। कुछ अभ्यर्थी हैं वो छूट गए हैं, बता रहे हैं कि हम लोग फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए, बस हमने रजिस्ट्रेशन किया था। क्या रीओपन होने की संभावना है या ऐसे कुछ? 13 तारीख को एग्ज़ाम है, रीओपन होने की कोई संभावना नहीं है, रीओपन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और कोई भी बच्चा अप्लाई करने से छूटा भी नहीं है। जी। इसलिए क्योंकि हमारा सर्वर पूरी तरह से काम कर रहा था। 1, 2, 3, 4 नवंबर के दौरान 1,40,000 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। 4 नवंबर की रात को 12 बजे तक, जिस दिन लास्ट डे था, करीब 55,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो सर्वर डाउन था तो 55,000 बच्चों ने कैसे अप्लाई किया? इसलिए कोई बच्चा छूटा नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, उन्होंने अप्लाई नहीं किया,
तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए नहीं था, वो आयोग के सभी एग्ज़ाम के लिए है। जो बच्चे इस बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं लेकिन इस एग्ज़ाम की फ़ीस जमा नहीं किए थे, वो बच्चों को इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं करना था। जी। उन्होंने तो जस्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना, अगली आयोग की जो एग्ज़ाम आएगी उस एग्ज़ाम में वो फ़ीस भरेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने से छूट गया, ये मानना भूलपूर्ण होगा। सर, जिस तरीके से अभ्यर्थियों मजबूर हुए, सड़क पर उतरे, लाठियाँ चली और उसके बाद जो कुछ कोचिंग संचालक थे और उस जो प्रदर्शन होता है उसमें आए थे, क्या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मीडिया ने भी और स्थानीय प्रशासन ने भी ये बात देखी है कि कौन लोग सड़क पर उतरे थे, कौन लोगों ने किसको इंस्टिगेट किया, ये देखा है। सभी सोशल मीडिया पर इसके क्लिप अवेलेबल है। आयोग ने सभी क्लिपों का संकलन किया है और उसको साइबर क्राइम सेल को देगा, जिसके आधार पर दोषी लोग की शिनाख्त होगी कि किसने लोगों को भड़काया, किसने लोगों को विद्यार्थियों को मजबूर किया रोड पर आने के लिए, किसने भ्रांति फैलाई नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, किसने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, किसने रूमर की, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग होगा उनके खिलाफ सर, कार्रवाई जो करेंगे। बड़े कोचिंग संचालक हैं, सबके ऊपर कार्रवाई होगी? जो मीडिया जो सोशल मीडिया पर क्लिप सर्कुलेट हो रहे हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं। मैं बहुत कम लोग को उसके इसमें हूँ, लेकिन जितने अवेलेबल है वो सबको हम फॉरवर्ड करेंगे और जो लोग इसमें शामिल थे, वो सब के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, मल्टीपल पेपर को लेकर बात करते हैं। अभ्यर्थी के माइंड में ये भी है कहीं सेट अलग-अलग होंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चन अलग होंगे, दूसरे के पास क्वेश्चन अलग होंगे, इस तरीके का कोई? कोई भ्रांति की स्थिति है नहीं। जब से आयोग ने 26 जून से नई एग्ज़ाम पैटर्न शुरू की है, पुरानी एग्ज़ाम से हम लोगों ने 20-22 चेंजेस कर दिए थे। ये चेंजेस आवश्यक इसलिए हो गए थे क्योंकि पेपर लीक ना हो। इस चेंजेस के आधार पर मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर यूज़ किए जा रहे हैं। ये बच्चे जो इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो टीचर एग्ज़ाम में भी बैठे होंगे। टीचर वाली एग्ज़ाम में भी उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से इस सेट का प्रयोग किया गया है। जी। मल्टी सेट में 2 तरह से इस सेट का प्रयोग किया गया है। जी। मल्टी सेट में 2-3 जैसे मैंने बताया 3-4 सेट छापे जाते हैं, लेकिन मात्र 1 सेट का ही उसपे यूज़ किया जाता है और पूरे राज्य के सभी अभ्यर्थियों के पास एक ही तरह का सेट जाता है और एक ही तरह का क्वेश्चन पेपर उनके पास जाता है, खाली नंबर क्वेश्चन का अलग-अलग हो सकता है। सर, आगे चलकर कहीं नॉर्मलाइज़ेशन लागू करने की इच्छा आप लोगों की? देखिए, नॉर्मलाइज़ेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत नॉर्मल है और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर भी, अन्य राज्यों में भी लागू है। इसको माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से साइंटिफिक, प्रूवन और एक तरह से ऐसी सिस्टम माना गया है जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। इस पर किसी भी सक्षम न्यायालय ने किसी तरह का अन्यथा आदेश नहीं दिया है। आयोग इस बात पर ध्यान रखेगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू करने की आवश्यकता है कि नहीं। अगर आयोग समझेगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू करने की आवश्यकता है, तो वैसी स्थिति में जो हितधारक है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है, उनका फीडबैक लेके बाज़ाब्ता एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से और सभी अभ्यर्थियों को सूचित करने के बाद लागू करेगा। लागू वो करने रातों रात लागू नहीं हो रातों सकता। सर, एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे, जो अभ्यर्थी हैं जिनका एग्ज़ाम है 13 दिसंबर को, उनको एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनसे मेरा मेरा यही अनुरोध होगा कि इस तरह की वाहियात अफ़वाहों पर ध्यान ना दें। जो सूचना अगर कोई गलत फैला रहा है, तो उसको आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें। आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर हर तरह की सूचना अपलोड करता है और रियल टाइम में करता है। जैसे हमने निर्णय लिया, हम तुरंत कर देते हैं। अगर कोई अफ़वाह फैला रहा है, तो उनको आयोग की वेबसाइट पर जाके चेक करना चाहिए। जो बच्चे 13 तारीख के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि निश्चित तारीख, समय और जगह पर वो जाए, अपनी एग्ज़ाम बुलंदी से दें। उनका बहुत ब्राइट करियर है आगे। ऐसे स्वार्थी तत्वों के बहकावे में ना आए। आयोग बिहार के यूथ का सबसे बड़ा हितैषी है।
आयोग अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा हितैषी है। आयोग वही कोशिश करेगा कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो और ऐसे तत्व कभी सफल ना हो जो परीक्षाओं को कदाचार के माध्यम से पास करवाना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो बुलंदता से तैयारी करें और 13 तारीख को अपना एग्ज़ाम दें। उनको ऑल द बेस्ट कहूँगा मैं। देखिए, आप सुन रहे थे बीपीएससी चेयरमैन परमार रवि मनु भाई को। सीधे तौर पर इन्होंने 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होगा। नॉर्मलाइजेशन को जो अफवाह फैलाई गई है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी आयोग हैं सब जगह नॉर्मलाइजेशन की लागू है प्रक्रिया, लेकिन बिहार में अगर रातों रात लागू करने की बात नहीं होगी, फीडबैक लिया जाएगा तब लागू होगा। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।